सावित्री के 3 बेटे थे, राहुल, रोहित और राज। तीनों बेटे सावित्री के बहुत ज़्यादा कमाते थे, पर सावित्री को कोई भी पैसे नहीं देता था। तीनों के तीनों आवारा थे, पार्टी शार्टी में सारे पैसे उड़ा देते थे। सावित्री को इनकी इस हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक दिन सावित्री के पास छोटा बेटा राज आता है और बोलता है, माँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। अरे नालायक, मैं तुझे पैसे क्यों दूँ? तुम तीनों भाई ने तो अभी तक मुझे कुछ कमा के दिया नहीं है और अब फालतू खर्च के लिए मुझसे पैसे लेना आया है। शुक्रिया मनाओ अपने बाप का, जो इतना अच्छा कारोबार मेरे हवाले छोड़ गए। अगर तुम्हारे हाथ में ये कारोबार होता, तुम तीनों भाई इसको बर्बाद कर देते। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। और चला जा यहाँ से, जहाँ जाना जा, जिससे लेना है पैसे ले ले। सावित्री राज पे बहुत गुस्सा करती है, फिर राज बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सावित्री की पड़ोसन आती है। अरे सावित्री बहन, क्यों गुस्से में बैठी हो? अब क्या कर दिया तुम्हारे लाडलो ने? मैं क्या बताऊं कमला बहन, मैं तो अपने तीनों बेटों से परेशान हो गई हूँ। तीनों की नौकरी अच्छी हैं, कमाते बहुत हैं, पर मुझे कुछ नहीं देते, बस फालतू खर्च करते हैं सारा। सावित्री बहन, ऐसा गुस्सा नहीं करते। तुम अपने तीनों बेटों को प्यार से समझाओ। क्या मालूम तुम प्यार से समझाओगी तो मान ही जाएं। कमला बहन, मैंने बहुत कोशिश करी है, मैं प्यार से समझाती आ रही हूँ अभी तक, पर बच्चे हैं, ये तो मुँह पे चढ़े जा रहे हैं। अगर मेरा दम ना रहा तो इस घर को ये बर्बाद कर देंगे, बस मुझे यही टेंशन रहती है। सावित्री बहन, मैं तुम्हें एक मशवरा बताऊं। अगर तुम इस मशवरे पे चलोगी ना तो देख लेना तुम्हारे बेटे सुधरते नजर आएंगे सब। अगर मेरी बात सही ना लगे तो मना कर देना, पर नाराज मत होना। हाँ हाँ कमला बहन, जल्दी बताओ, मुझे तो इन मशवरों की ज़रूरत है, मेरी औलाद सही रहे। मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं है ये औलाद सुधर जाएगी। तू अपना मशवरा तो बताओ। सावित्री बहन, मैं यही कह रही हूँ। सावित्री बहन, तू अपने तीनों बेटों की शादी कर दे तो देख लेना इनकी बीबियाँ ही इन्हें सुधारेंगी। हाँ कमला बहन, बोल तो सही रही है, पर मेरे नालायक बेटों को बेटियां कौन देगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तीनों की इन हरकतों से पूरे रिश्तेदार में मशहूर है ये। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कोई अपनी बेटी दे देगा। मेरे पास एक रिश्ता है, लड़कियां बहुत सुंदर हैं और तीनों बहनें हैं। तीनों बहनों को अपने घर की बहू बना लो। हाँ, पर एक परेशानी है, वो लोग गरीब हैं, कुछ दहेज नहीं दे पाएंगे। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। कमला बहन, मुझे कोई बेटी दे दे, यही बहुत है। दौलत तो मेरे पास बहुत है, बस मुझे लड़की ही चाहिए। जल्दी से लड़की वालों से बात करके और मुझे बताओ। कमला रिश्ते की बात चलाती है। फिर कुछ दिनों बाद तीनों बेटों की शादी हो जाती है। तीनों बहनें घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अगले दिन तीनों बहनों की पहली रसोई होती है। वो किचन में जाती हैं। रितिका, तारा, सितारा तीनों बहनें किचन में आती हैं। तारा बोलती है, अरे वाह, कितना अच्छा किचन है और कितना बड़ा है। मैं तो इस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा घर तो सपनों में देखते थे। हाँ सही बोल रही हो दीदी, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा घर है। हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतने अमीर घर से होगी। तभी रितिका बोलती है, चुप करो तुम दोनों बहनें। जानती हूँ हमने किचन ऐसा नहीं देखा, पर हम ये बताएंगे थोड़ी नहीं। यहाँ के सब लोग क्या समझेंगे? रितिका तारा सितारा से समझदार होती है। रितिका तारा सितारा की बड़ी बहन होती है। एक दिन तारा सितारा अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी, हमें कुछ पैसे दे दो, हम शॉपिंग करने जाएंगे। बहू, तुम्हारी शादी को अभी दिन हुए कितने हैं? तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? सब चीज़ तो घर पे है। माँ जी, हमारे पास सारी पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं, हमें मार्केट से जाके साड़ियाँ लेनी हैं। बहू, जितनी भी साड़ियाँ मैंने शादी पे ली हैं सब एक से एक महंगी और अच्छी से अच्छी हैं।
तुम कैसे बोल रही हो कि साड़ियाँ ख़राब हो गई, पुरानी हो गई? शादी को अभी 10-12 दिन हुए हैं और तुम्हें साड़ियों की ज़रूरत पड़ गई। हाँ माँ जी, हम समझ गए, तुम पैसे मत दो। ये बात कहकर हमें यही जता रही हो हम गरीब घर के हैं, हम पहनना ओढ़ना नहीं जानते? बहू, मैंने ऐसा कब कहा? माँ जी, इस बात का यही मतलब है। अच्छा, मैं पैसे देती हूँ। तभी रितिका आ जाती है। माँ जी, इन दोनों को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुमने पैसे दे दिए, ये दोनों रोज़ रोज़ ऐसे ही करेंगी। मैं इन दोनों की बड़ी बहन हूँ, मैं इनकी हरकतें सब जानती हूँ। रितिका के मना करने पर सावित्री पैसे नहीं देती है। तुम दोनों बहनों को कुछ काम तो है नहीं, ये भी नहीं काम में मेरा हाथ बंटवा दें। बस दोनों को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए पैसों का। चलो आओ, माँ जी को परेशान ना करो, मेरे साथ किचन में चलो। रितिका तारा सितारा को अपने साथ किचन में ले जाती है। ऐसे ही तारा सितारा रोज़ रोज़ बहाने करती थी, पर रितिका डांट लगा देती थी। रितिका रोज़ रोज़ पूरे घर का काम करती थी, तारा सितारा कोई भी काम नहीं करती थी। रितिका के ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर रितिका को आराम करने को बोलते हैं। अब घर का सारा काम दोनों बहनों पे आ गया था। तारा सितारा का जो भी आलस था वे दूर हो जाता है। दोनों बहनों का काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। सावित्री राहुल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और राहुल से बोलती है, बेटा, ये फल किसके लिए हैं? मैं आज क्या देख रही हूँ, घर में पहली बार कोई फल लाया है। हाँ माँ, रितिका की तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं फल ले आया। वो बेचारी घर का पूरा काम करती है और हम सबका कितना ख्याल रखती है। मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है, उसकी तबीयत खराब है तो उसका साथ देना। उसका ख्याल मैं न रखूँगा तो कौन रखेगा? ये बात सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है। समय के साथ साथ सावित्री के तीनों बेटे सुधर जाते हैं। अब तारा सितारा भी घर का सारा काम करने लगती हैं। घर में सबको बदलता देखकर सावित्री बहुत ज़्यादा खुश होती है। बाकी में कमला के इस मशवरे ने मेरा घर खुशियों से भर दिया। अब कमला के फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधिका, खाने में कुछ बनाया है क्या? जल्दी से ला दो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। यार, ऑफिस में काम करते करते थक गया हूँ। राहुल और राधिका की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। राधिका राहुल को खाना दे देती है और राहुल बोलता है, राधिका, आज खाने में तुमने मटर पनीर बनाया है? हाँ राहुल जी, मुझे मटर पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने मैके में भी मटर पनीर बहुत खाती थी। बस मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, मटर पनीर देते रहे, मैं वही खाती रहूँगी। राधिका, एक बात बोलूं, वैसे किसी चीज़ की ज़्यादा आदत नहीं होनी चाहिए। जितनी शौक से हम ये चीज़ खाते हैं ना, इतनी ही जल्दी हमारा मन भी भर जाता है। ऐसा नहीं है राहुल जी, मेरा मटर पनीर से कभी मन नहीं भरेगा। अगले दिन सुबह को भी मटर पनीर की सब्ज़ी होती है। राहुल मटर पनीर खाकर चला जाता है। राहुल राधिका से कुछ नहीं बोलता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। राहुल को मटर पनीर की सब्ज़ी ही मिलती है। राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर में खाना कुछ अच्छा बना लेना। और ये मटर पनीर खाते खाते मेरा मन भर गया है। यार, तुम्हें पसंद है, अपने लिए बना लो, बस मेरे लिए कुछ और बना दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूँगी। राहुल अपने ऑफिस में चला जाता है और दिल लगा के काम करता है। राहुल मन में यही सोचता है, अब खाने में कुछ अलग मिलेगा। जैसे ही राहुल खाना खाने बैठता है, वे देखता है मटर पनीर की बिरयानी रखी होती है। ये देखकर राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राधिका से बोलता है, यार राधिका, मैंने तुमसे मना करा था, मटर पनीर से हटके मेरे लिए कुछ और बना दो। पर तुम्हारी समझ में क्या आती है,
तुमने फिर मटर पनीर बना लिया। अरे राहुल जी, मैंने अब कुछ अलग बनाया है। चावलों में मटर पनीर तो डाला है बस। मैंने मटर पनीर की सब्जी तो नहीं बनाई। अब ये मटर पनीर की बिरयानी खाना। राधिका की इन हरकतों से राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब राहुल ऑफिस से वापसी में होटल में ही खाना खाने लगता है और घर आकर राधिका से बहाने मिला देता है। रोज़ रोज़ राहुल होटल से खाना खा के आता था और राधिका से खाने को मना कर देता था। कभी ऑफिस में पार्टी बता देता था, कभी दोस्त के साथ खा लिया। राहुल के इस बहाने से राधिका को कुछ नहीं पता चलता है। एक दिन अचानक से राहुल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर राहुल को बाहर के खाने से मना करते हैं और बोलते हैं, देखो इनकी जो हालत है ये बाहर के खाने से हुई है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खिलाओ और हरी सब्जियां खिलाओ। ये बाहर होटल में खाना खाते हैं। होटल के खाने में मैदा और तेज़ मसाले होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खिलाओ। डॉक्टर की ये बात सुनकर राधिका समझ जाती है। हाँ डॉक्टर, मैं समझ गई। होटल के खाने की वजह ये नहीं मैं हूँ। मुझे मटर पनीर बहुत पसंद था, इसलिए मैं रोज़ मटर ही पनीर बनाती थी। मटर पनीर से इनका मन भर गया था। इन्होंने मुझसे कुछ और बनाने को कहा, फिर भी मैंने मटर पनीर बना के दे देती थी। ना मैं अपनी पसंद की चीज़ बनाती और ना ये होटल पे खाना खाते। मजबूरन ये मुझसे भी झूठ बोल देते थे। आज से मैं अपनी शौक़ की वजह से किसी को परेशान नहीं करूँगी। जो भी इनका मन करेगा वही बना के दूँगी। देखो किसी चीज़ की भी लत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा खाओगे तो मन भी नहीं भरेगा और सेहत भी बेहतर रहेगी। तुम्हें भी ज़्यादा मटर पनीर नहीं खाना चाहिए, बीच में कुछ और भी बना लिया करना। डॉक्टर राधिका को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। अब राधिका राहुल को उसकी ही पसंद का खाना बना के खिलाती थी और मटर पनीर कभी कभी बना लिया करती थी। मटर पनीर राहुल भी अब बहुत शौक से खाने लगता है, क्योंकि राधिका अब मटर पनीर रोज़ नहीं बनाती है। राहुल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और अपने ऑफिस जाने लगता है। राधिका को भी इस सबक से उसे सीख मिल जाती है और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमदान अपनी बीवी नगमा के साथ रहता था। हमदान का छोटा बेटा रेहान था। हमदान बहुत गरीब था। हमदान दिन भर मजदूरी करता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। हमदान अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। तभी हमदान का बेटा रेहान बोलता है, अब्बा जान, हम ये रूखी रोटी कब तक खाएंगे? मेरा बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा है। मैं रोज़ अम्मी से बोलता हूँ, अम्मी बिरयानी नहीं बना के देती। उदास ना हो मेरे बेटे, कल को तुम्हारी अम्मी जान बिरयानी बना के खिलाएंगी। नगमा, तुम सुन रही हो ना? अपने रेहान बेटे का बिरयानी खाने बहुत मन कर रहा है। कल को मैं काम पे जाऊंगा, जो भी पैसे लाऊंगा उसको रेहान को बिरयानी बना के देना। अपने बाबा जान की ये बात सुनकर रेहान बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर रेहान कल का इंतज़ार करता है। सुनो जी, तुमने रेहान से तो बोल दिया कल बिरयानी बनेगी। वो तो मासूम बच्चा है, उसे क्या मालूम पैसे कहाँ से आएंगे। पूरे दिन की मेहनत के थोड़े से तो पैसे मिलते हैं, उसमें घर का राशन ही आ जाता है। कल को बिरयानी कैसे बना के खिलाएंगे? अगर बना के ना खिलाई, रेहान बहुत नाराज़ हो जाएगा। हाँ नगमा, तुम सही बोल रही हो। वो मासूम बच्चा है, उससे मना भी नहीं कर सकता। कभी कभी मैं खुद से ही नाराज़ हो जाता हूँ। मैं इतना नहीं कमा सकता जो अपनी बीवी और बच्चे का खर्च उठा सकूँ। नगमा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरा कोई अच्छा सा काम लग जाए जो मैं घर की जिम्मेदारी लेके चलूँ और अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। यही सोचता हूँ ज़्यादा पैसा ना हो पर इतना तो हो अपने बेटे के सारे अरमान पूरे कर सकूँ। मैं सुबह को दूसरा काम देखने की कोशिश करूँगा, क्या मालूम मुझे दूसरा काम मिल जाए।
और मैं अपने बेटे को बिरयानी खिला सकूं। अगले दिन हमदान काम देखता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। हमदान उदास चेहरे से घर आ जाता है। घर पे सब लोग हमदान का इंतज़ार करते हैं। हमदान को उदास देखकर नगमा समझ जाती है। क्या हुआ पापा जान, आप उदास क्यों हो? क्या आज भी मुझे बिरयानी नहीं मिलेगी? अगर आपको काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी खा लेंगे। क्या हमदान तुम्हारा आज भी काम नहीं लगा? नहीं नगमा, मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, उतना ही मेरा काम नहीं लग रहा। हम सब लोग रोज़े कैसे रखेंगे? घर में अनाज भी नहीं है। कोई बात नहीं हमदान, थोड़ा सब्र रखें। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया होगा। वो अपने बंदों को भूखा प्यासा नहीं रखेगा। थोड़ा सब्र रखो, देख लेना एक दिन बहुत अच्छा काम लगेगा और ये रमज़ान भी हमारे अच्छे से गुजरेंगे और हम ईद भी बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बाबा जान, आज पहला रोज़ा है। रात शहरी में भी खाली रोटी खाई थी। मेरा भी पहला रोज़ा है। क्या बाबा जान आज बिरयानी नहीं मिलेगी? हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं मिलेगी? मैं बाहर काम देखने जा रहा हूँ, बस दुआ करना मुझे काम मिल जाए। हमदान बाहर निकल जाता है काम देखने। थोड़ी देर के बाद वे देखते हैं एक अजनबी आदमी खड़ा होता है और नगमा से बोलता है, बहन मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा रोज़ा है। इफ्तार का भी टाइम होने वाला है। रोज़े के टाइम तक मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा। क्या मैं तुम्हारे घर रोज़ा इफ्तार सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक खजूर और पानी दे देना। अजनबी की ये बात सुनकर नगमा कुछ सोचती है। फिर नगमा मना नहीं कर पाती। नगमा यही सोचती है ये रोज़ेदार है, अगर मैंने इस रोज़ेदार का रोज़ा ना खुलवाया तो खुदा नाराज़ हो जाएगा। नगमा अपने घर बिठा लेती है। रेहान नगमा से बोलता है, अम्मी जान, अभी तक बाबा जान नहीं आए। बाबा जान तो बोले थे आज बिरयानी बनेगी। अगर बाबा जान को पैसे ना मिले तो आज भी हमें पानी से रोज़ा खोलना होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बाबा जान आने वाले होंगे। नगमा और रेहान की बात वो अजनबी सुन लेता है और चुपके से घर से निकलकर वो इफ्तारी का सारा सामान ले आता है। इतनी बहुत सारी इफ्तारी देखकर सब लोग हैरत में हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ को अपनी बहन माना है। मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं इफ्तारी लेके आऊँ? क्या इस जगह पे मेरी सगी बहन होती मैं ये नहीं करता? अजनबी की ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग खुशी खुशी इफ्तारी करते हैं। रेहान को खाने के लिए बिरयानी भी मिल जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वे अजनबी एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने हमदान को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी थी। अब हमदान की ज़िंदगी बेहतर हो गई थी। अब हमदान की गरीबी दूर हो गई थी और रोज़े भी बहुत अच्छे से मनाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। रेशमा बहुत ही अच्छी अखलाकी होती है। रेशमा अपनी ससुराल में सब लोगों का दिल जीत लेती है। रेशमा बहू, देख तो छोटी बहू उठी कि नहीं? सुबह के 10 बज गए हैं। ये महारानी सोती रहती है बस। ना घर में तेरे साथ काम कराती है और ना ही नमाज पढ़ती है। सच में बहू, तेरी जैसी बहू कोई नहीं आएगी। ऐसा नहीं है अम्मी जान, अभी उसकी शादी हुई है ना, उसको काम समझ में नहीं आता। कुछ वक्त हमारे साथ गुजारेगी, धीरे धीरे इसकी भी आदत बन जाएगी। हाँ बहू, तू कह रही है तो मान लेती हूँ, पर मुझे उम्मीद नहीं लगती, आलसी बहुत है। जाके अपनी देवरानी को तो उठा। रेशमा अपनी देवरानी को उठाने चली जाती है। सना, ओ सना उठो, अम्मी जान बहुत देर से बुला रही हैं। आ गई सास की चमची मुझे उठाने। ये दोनों सास बहुएं तो मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। अब लग रहा है उठना ही पड़ेगा।
क्या हुआ बाजी, क्यों उठा रही हो? देखो सना, टाइम कितना हो गया है और तुमने नाश्ता भी नहीं करा। चलो उठो, नाश्ता करना है। रेशमा और सना दोनों नाश्ता करने बैठ जाती हैं। तभी उनकी सास नगमा बोलती हैं, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता तू रोज़े रख पाएगी। इस महीने में तो इबादत जितनी कर लो कम ही कम है, और तुझसे तो इस टाइम भी नमाज नहीं पढ़ी जाती एक वक्त की। अरे माँ जी, अभी रमज़ान के काफ़ी दिन हैं, जबकि टेंशन अभी क्यों लें हम। बेचारी रेशमा पूरा दिन काम करते करते थक जाती है। तुम दोनों को काम बांटना चाहिए। एक बहू शहरी बनाएगी और दूसरी बहू शाम को इफ्तारी बनाएगी। मुझे तो यही उम्मीद लग रही है, रेशमा बहू सुबह की शहरी बनाएगी। रेशमा जल्दी उठ जाती है, छोटी बहू तो दिन के 12 बजे उठती है, इसकी क्या बस की बात है। अपनी सास की बात सुनकर सना मन में सोचती है, शाम को इफ्तारी में तो बहुत ज़्यादा सामान बनता है, पकौड़ी, कचरी, खाना, पकोड़े। शाम की इफ्तारी में तो मैं थकी जाऊंगी, मुझसे तो काम नहीं होने वाला ये। अगर मैं शहरी बनाने उठती हूँ तो जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं शहरी का ही काम ले लेती हूँ। शहरी में ज़्यादा काम नहीं होता, बस थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। शाम का तो बहुत ज़्यादा काम होता है, ये मुझसे नहीं होगा। शहरी में जल्दी उठूँगी और सबको खाना खिला के फिर सो जाऊँगी, पूरा दिन सोऊंगी फिर मैं। जेठानी जी बनाएंगी शाम की इफ्तारी। माँ जी, मैं यही सोच रही थी, शहरी मैं बनाऊँगी, जेठानी जी शाम की इफ्तारी बना लिया करेंगी। कोई बात नहीं बहन, जो तुझे काम सही लगे वो काम ले ले। तुझे शहरी सही लग रही है तो शहरी में उठ जाया करना, और मैं शाम को इफ्तारी की तैयारी क्या करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता है। पहली शहरी होती है, सना उठकर शहरी बनाने लगती है और सबको खिलाकर फिर सो जाती है। बहू, ओ सना बहू, कब तक सोएगी तू? दिन के 12 बज गए हैं और देखो तो कमरे में कितनी गंदगी हो रही है। नमाज पढ़ी कि नहीं तूने? अपनी सास की ये बात सुनकर सना उठ जाती है और बोलती है, हाँ अम्मी जी, मैंने नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा, कहाँ पढ़ी थी नमाज? घर में देखा है कितनी गंदगी हो रही है कमरे में। नमाज तो साफ जगह पढ़ना चाहिए। हाँ वो अम्मी जान, मैं अभी सफाई करती हूँ, नगमा ये कहकर चली जाती है। अरे बाप रे, आज तो बच गए अम्मी से। सना अपने सास से झूठ बोलती है, सना ने नमाज पढ़ी ही नहीं थी। कुछ देर बाद सना को भूख लगती है और वो किचन में चुपके से खाना खाने लगती है। सना का अब रोज़ रोज़ यही काम रहता था। रात को शहरी खाती थी और दिन में भूख लगती थी तभी खाना खा लेती थी। नमाज भी नहीं पढ़ती थी और अपने सास से नमाज पढ़ने को बोल देती थी। घर में सब लोगों को यही लगता है, सना रोज़े भी रख रही है और नमाज़ें भी पढ़ रही है। एक दिन सना किचन में खाना खाती है, तभी नगमा आ जाती है। सना को यूँ खाना खाते देखकर नगमा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, बहू ये क्या कर रही है? तेरा रोज़ा नहीं है क्या? अगर तुझे रोज़े नहीं रखने थे तो ना रखती। यूँ सहरी खाकर रोज़ा तोड़ना बहुत ज़्यादा गुनाह है, तुझे मालूम भी है इस चीज़ का? रोज़ा तोड़ने वालों से खुदा बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और अल्लाह ताला लानत भेजता है। और फिर तू हम सब लोगों से झूठ बोलती थी कि रोज़ा रखा है। बहू, तू उस खुदा से डर जिसने हम सबको पैदा किया है, जो इस पूरी दुनिया का मालिक और खालिक है। नगमा की ये बात सुनकर सना को अपने किए पे पछतावा होता है और अपनी सास से बोलती है, अम्मी जान, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो कुछ भी मैंने किया उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। आज से मैं वादा करती हूँ, रोज़े भी पूरे करूँगी और नमाज़ें भी अदा करूँगी। नगमा सना की बात घर में किसी से नहीं बोलती।
और अब सना रोज़े भी रखने लगती है और नमाज़ें भी पढ़ने लगती है। अपनी जेठानी के साथ शहरी बनाने लगती है। अब इफ्तारी की भी तैयारी साथ में कराती है।